Hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are going to move to our next chapter of economics which is very important chapter cost and revenue analysis. हमने इससे पहले एक चैप्टर किया था प्रोडक्शन के ऊपर लॉज ऑफ रिटर्न्स, उस चैप्टर का नाम था, जहां पे हमने प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में उस चैप्टर को देखा था। नाउ अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट तो लगेगा, खर्चा तो लगेगा, तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कॉस्ट के चैप्टर में। This chapter is connected with the previous chapter and it is connected with the future chapter. अभी से लेकर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक सारे चैप्टर्स में लिंक है, तो आप कोई भी चैप्टर बीच में छोड़िएगा मत और कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, ये 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लिंक्ड होते हैं और बीच में कुछ भी छोड़ दिया तो आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों के पास मेरा नोट्स है आप नोट्स लेकर बैठ जाइए, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है आप कोर्स से एक्सेस कर सकते हैं, मेरे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड उस कोर्स में आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपना बुक लेकर बैठ सकते हैं, बट बुक में प्रॉब्लम ये होगा कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो मे बी थोड़ा इशू आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सारी चीजें आपके बुक में भी गिवन रहेगी बट थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में। चलो स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, मेरे नोट्स जो लोग लेकर बैठे हैं, the first page of my notes, there are 4 pages basically in this chapter, 4 पेजेस का ही है, जितना कुछ एग्जाम में आ सकता है एवरीथिंग इज गिवन, इससे बाहर का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओनली दीज 4 पेजेस, बट ये 4 पेजेस है देखने में, बट टाइम ज्यादा लेगा करने के लिए। ये 4 पेजेस में से जो पहला पेज है उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब द टर्म पेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से समझते हैं इस पूरे पेज को, इसके बाद मैं आपको स्लाइड में ले जाकर डिटेल में बाकी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो प्लीज फोकस। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आप देखोगे एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर लिख रखा है, आप देखो मैंने येलो में शेड कर दिया कि मनी गोइंग आउट, वो तो कॉस्ट होता ही है। बहुत सारे बच्चों को अगर हम पूछे कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है तो वो बोलेंगे कॉस्ट मतलब एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। यस, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस तो कॉस्ट होता ही है, बट पैसों का ना आना भी एक कॉस्ट ही होता है। अभी इस चैप्टर में आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे पैसों का चला जाना वो तो कॉस्ट है ही, बट मनी नॉट कमिंग इन दैट इज आल्सो कॉस्ट। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ो ना तो अपने माइंड को ओपन रख के देखो। आई डोंट नो आपने कहां से पढ़ा है, आप कौन से टीचर के पास जाके पढ़ते हो, बट द फैक्ट कि आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं मतलब आप पूरे सेटिस्फाइड नहीं है जहां पे भी आप जा रहे हैं। तो अब आप जब मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे जो रूल्स है, मेरे जो अजम्पशंस है उसको मान करके चलिए। तो मैंने जो भी लिख कर दिया है उसको आप ओपन माइंड के साथ मान कर चलिए, तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। राइट, तो मैंने पहला बात क्या बोला कि पैसों का जाना तो कॉस्ट होता ही है, बट पैसों का नहीं आना वो भी कॉस्ट होता है, एक नुकसान ही तो है। दोनों ही नुकसान है, पैसे चले गए वो भी नुकसान है और पैसे नहीं आए वो भी नुकसान है, ठीक है। तो दोनों को कॉस्ट की तरह हम लोग देखेंगे। राइट, पहला जो 2 कॉस्ट है ए एंड बी आपको दिख रहा होगा, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट? देखो, जो खर्चे आप अपने जेब से निकाल करके दूसरे को देते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बोलते हैं इन्हें, जहां पे रियलिटी में मनी इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट। जैसे कि आप अपने घर से रेलवे स्टेशन तक टैक्सी में जाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो आप अपने घर से रेलवे स्टेशन तक टैक्सी में जाते हैं और उस टैक्सी वाले को आपने 200 रुपीज दिया, तो दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होता है जो आप एक्चुअली में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली पेड आउट ऑफ पॉकेट, तो इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जहां पे कॉस्ट तो लग रहा है बट यू आर नॉट पेइंग इट टू एनीवन, यू योरसेल्फ ओन इट, ओन द एसेट। जैसे कि मान लो, अब एग्जांपल चेंज करते हैं, आप फिर से अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो, बट इस बार जो गाड़ी है वो आपके फादर की है, आपके फादर आपको ड्रॉप करने लेकर जा रहे हैं। तो क्या आप पहुंचने के बाद अपने फादर को 200 रुपीज दोगे? नो, क्योंकि आप ही की गाड़ी हो गई वो तो। सो यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू एनीवन, बट क्या कोई कॉस्ट नहीं लगा? क्या पेट्रोल नहीं जला? क्या गाड़ी की डेप्रिसिएशन नहीं हुई? कॉस्ट तो लगा है, ठीक है, कॉस्ट तो लगा है,
बट आप किसी को पे नहीं कर रहे क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ द एसेट। यहाँ पे क्या होता है इम्प्लिसिट वाले में, जो यूजर होता है ना वो ओन करता है, जो यूजर होता है वो ओन करता है एसेट को, एंड देयरफॉर देयर इज नो नीड टू पे एनीवन। ये जो कॉस्ट होते हैं ये इम्प्यूटेड होते हैं, इम्प्यूटेड मतलब बस एस्टिमेटेड होते हैं, एक्चुअली में किसी को पे नहीं किया हुआ होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जब हम लोगों को कोई भी प्रोडक्शन करना होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और इन दोनों को हम लोग चार्ज करते हैं कस्टमर से। इकोनॉमिक कॉस्ट अगर आपको शॉर्ट में पूछे, आई गेस सैंपल पेपर में 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन था, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मनी कॉस्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहां पर आपको बताया हुआ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड मनी कॉस्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। explicit cost is also known as money cost and accounting cost, right? Okay. फिर यहाँ पर एक नीचे में टर्म दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन से कर रहा है। वो कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि उसे कितना अर्निंग होनी चाहिए, तो मिनिमम कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। इफ ही इज नॉट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो ही विल शट डाउन, ठीक है? तो ही विल शट डाउन। तो अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, और एल्स ही विल शट डाउन। तो वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपका कितना है उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है? सो दिस इज ए एंड बी। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज सी। सी है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखो ऐसा मत समझना कि सच में पैसा ही जाएगा तो कॉस्ट होता है। पैसा ना भी जाए लेकिन एफर्ट जाए तो उसे भी कॉस्ट कहते हैं। जैसे आप एग्जाम के लिए जब पढ़ते हैं तो दिन रात एक करके आप पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, रात भर जाग करके आप पढ़ते हैं, आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके पूरे प्लानिंग के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसे हम कहते हैं रियल कॉस्ट। पैसा नहीं खर्च हुआ बट आपकी जो नींद आपने सैक्रिफाइस की, आपकी आपकी जो सुख चैन जिंदगी से चली जाती है एग्जाम वाले वो 15 दिन के पीरियड में, तो वो जो मेहनत आप कर रहे हैं वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल, ठीक है, चाहे आप लेबर वाला काम करो या एम्प्लॉइज वाला काम करो, आप एफर्ट दे रहे हैं, दैट दोज एफर्ट्स आर कॉल्ड रियल कॉस्ट, ठीक है? तो इसे पैसों में नहीं गिना जाता, इसे एफर्ट्स में देखा जाता है, ठीक है? तो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ध्यान से देखना, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप प्रोडक्ट ए बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट बी भी बना सकते हैं, राइट? आप प्रोडक्ट ए बना सकते हैं, प्रोडक्ट बी भी बना सकते हैं, बट आप दोनों नहीं बना सकते। ऑप्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक ही चुनना पड़ेगा, दोनों को नहीं चुन सकते। अच्छा, ए में मैं आपको बोलता हूं प्रॉफिट होगा 100 रुपीज, बी में प्रॉफिट होगा 200 रुपीज, तो आप बताओ कौन सा आप चुनोगे? आप बोलोगे हाँ हम लोग बी बनाएंगे, राइट? हम लोग बी बनाएंगे। तो बी बनाने के लिए आपने क्या गिव अप कर दिया? आपने ए गिव अप कर दिया, तो ए हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 100 रुपीज हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? बिकॉज दिस इज व्हाट यू गिव अप। अगर आप बी नहीं बनाते तो ऑब्वियसली आप ए बनाते, तो ए आपने छोड़ दिया क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम था, ए आपने छोड़ दिया बी के लिए। तो बी बनाने के लिए ये 200 रुपए कमाने के लिए हमने 100 रुपए जाने दिया, ठीक है? 200 रुपए कमाने के लिए हमने 100 रुपए जाने दिया। तो वो जो हमने जाने दिया, मैंने क्या बोला था शुरू में, पैसों का ना आना वो भी तो कॉस्ट होता है। तो ये 100 रुपीज का ना आना वो भी तो कॉस्ट है, तो इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मान लो इस एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूं और बोलता हूं कि सी भी है, ठीक है? एक और ऑप्शन आ गया आपके पास, चलो फिर से मिटा देते हैं इसको, और एक और ऑप्शन आ गया आपके पास, एंड दी ऑप्शन इज सी। सी बनाओगे तो आपको 75 का वो लगेगा, कॉस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे? आप बोलोगे सर अभी भी बी ही बनाना चाहेंगे, वेरी गुड, आप बी बनाना चाहोगे, ठीक है? बट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? व्हाट आर यू लूजिंग, ठीक है? देखो आप तीनों नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं सिर्फ एक। व्हाट आर यू लूजिंग इन ऑर्डर टू गेन बी? आपको चाहिए ये, बट ये पाने के लिए आप क्या लूज कर रहे हैं?
अब कुछ बच्चे बोलेंगे 100 रुपीज, कुछ बच्चे बोलेंगे 175 रुपीज। देखो 175 मत बोलना, 175 इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर अभी भी 100 है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आप एक ही बना सकते हैं, एक ही बना सकते हैं। तो इफ यू आर नॉट मेकिंग बी, अगर बी नहीं होता अभी सीन में, तो आप क्या बनाते, आप बनाते ए। इसका मतलब सी तो हमें कभी बनाना ही नहीं था। अगर बी नहीं होता, वी वुड हैव गॉन फॉर ए। तो बी आ गया तो हमें ए छोड़ना पड़ रहा है। व्हाट वी आर गिविंग अप, व्हाट वी आर गिविंग अप, वी आर गिविंग अप ए, वी आर नॉट गिविंग अप सी। सी तो हमारा कभी कंसिडरेशन में था ही नहीं, वो तो इतना कम है प्रॉफिट उसमें कि हमने उसको कभी सोचा ही नहीं था। अगर बी नहीं होता तो हम ए बनाते। सो अगर बी है तो मैंने ए छोड़ा है, मैंने ए और सी दोनों को नहीं छोड़ा है, मैंने सिर्फ ए को छोड़ा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट तो बी था, बट नेक्स्ट बेस्ट कौन था, ए। ठीक है, ओके। ये एक बहुत कॉमन डिफरेंस आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट आपके एग्जाम में बहुत बार आता है 2 मार्क्स के लिए, इट हैज कम मेनी टाइम्स। ठीक है, तो आप बता दोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बस हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली वो वाला खर्चा जो हम जेब से दे रहे हैं, इट इज नॉट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, एक्चुअली में पैसा जा नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट मानते हैं। दिस इज जस्ट एस्टिमेटेड, कितने पैसे नहीं आ रहे हैं उसका एक एस्टिमेशन है। और अकाउंटिंग कॉस्ट वो एक्सप्लिसिट होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बस एक प्रोबेबल लॉस है, मतलब हो सकता है जैसे बी को पाने के लिए ए हमने खोया, वो हमने एस्टिमेट किया, एक्चुअली में क्या होता वो तो जब करते ए पे काम तब समझ में आता, बट अभी हमने बस माना है, प्रोबेबल लॉस है। बट अकाउंटिंग कॉस्ट जो होता है वो एक्चुअल खर्चे होते हैं, रियलिटी में हो चुके होते हैं, वो एस्टिमेटेड नहीं, वो हो गया है। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। ठीक है, एंड लास्टली चलो हम अगेन आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो जितना मुझे ड्राइंग आता है मैंने उसके हिसाब से बहुत मेहनत करके ड्राइंग बनाया है। ठीक है, आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगती है आप थोड़ा ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो जितना मुझे आ सकता है मैंने उस हिसाब से बनाया। देखो आपको अगर समझ में आ रहा हो, मजनू भाई से तो बेटर पेंटिंग है ये। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये एक बाउंड्री है। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ तो आपको अच्छे से नजर आएगा। तो ये एक बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर में एक फैक्ट्री है। ठीक है, और फैक्ट्री में कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं। और ठीक है, तो बस, और फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है। तो अब एक चीज समझना, और कुछ लोग फैक्ट्री के बाहर भी है, आप बाहर में भी एक दो लोग देख सकते हैं। ठीक है, चींटियों की तरह लाल और काला रंग है इनका। ठीक है, अभी देखो जो फैक्ट्री अंदर में है उसके उसके बारे में सोचो। देखो अंदर में क्या क्या खर्चा लगता होगा, मटेरियल का खर्चा, लेबर का जो वेजेस है वेजेस का खर्चा। ठीक है, अदर कुछ एक्सपेंसेस जैसे मशीन चलाने में डीजल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, रेंट लग रहा है। तो देखो प्रोड्यूसर का जो जो खर्चा होता है ना, प्रोडक्शन करने में प्रोड्यूसर का जो जो खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। दैट इज व्हाट, प्राइवेट कॉस्ट, वो उनका अपना प्राइवेट कॉस्ट है। राइट, ओके। अब देखो ये लोग जो धुआं उड़ा रहे हैं इससे तो पूरा एयर पोल्यूशन हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि पोल्यूटेड एयर केवल उसी बाउंड्री के अंदर रहेगा। जो हवा पोल्यूटेड हो रहा है वो पूरे पूरे आसमान को पोल्यूट कर रहा है। राइट, ऑल थ्रू आउट पूरा आसमान एकदम ब्लैक स्मोक से भर गया। ठीक है, नाउ दीज पीपल हु आर आउटसाइड, ये भी तो वही पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं। राइट, तो ये बीमार भी पड़ सकते हैं। तो देखो आपका अपना खर्चा जब लग रहा था उसे आप क्या बुलाते थे, आपका अपना जो खर्चा लग रहा है उसको आप प्राइवेट कॉस्ट बुलाते हैं। बट आपके प्रोडक्शन के वजह से जब बाहर वालों को तकलीफें होती है, देखो तकलीफें भी कॉस्ट है, रियल कॉस्ट हमने पढ़ा ना, तो जब बाहर वालों को प्रॉब्लम होती है ना उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, आपके प्रोडक्शन की वजह से बाहर वालों को कॉस्ट कॉस्ट लगा, तकलीफ हुई, दुख हुआ, बीमारी पहुंची। ठीक है, इलाज का पैसा लगा, तो वो सब होता है एक्सटर्नल कॉस्ट। तो देखो एक हो गया प्राइवेट, प्राइवेट मतलब प्रोड्यूसर का अपना जो कॉस्ट है।
और एक हो गया प्रोड्यूसर की वजह से बाहर वालों को जो लगा, दैट इज एक्सटर्नल। दोनों को जोड़ दोगे तो पता है क्या बन जाएगा, वो पूरे सोसाइटी का कॉस्ट आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सोशल कॉस्ट, क्योंकि सोसाइटी में तो दोनों है, फैक्ट्री वाले प्रोड्यूसर्स भी है और जो बाहर में लोग रह रहे हैं वो भी है, तो सोसाइटी के पार्ट तो दोनों है, तो दोनों के कॉस्ट को जोड़ देंगे तो दैट विल बिकम सोशल कॉस्ट। ठीक है, तो पेज नंबर, सो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस पोर्शन ये आपका पेज नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, तो पेज नंबर 1 में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था। इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, अभी हो सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए मिले। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए कम से कम आना चाहिए। दिस फुल पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मूव टू द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम लोग ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। Okay, now it is time to discuss page number 2 and page number 3 of our notes. तो अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन सब के बारे में होगी। ठीक है, तो पिछले चैप्टर से अगर हम लोग कनेक्ट करें तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो टाइप के हमने शॉर्ट रन में पढ़े हैं। एक होता है फिक्स्ड जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, एक होता है वेरिएबल जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है वो होता है वेरिएबल, एंड जो प्रोडक्शन पे डिपेंड ना करे उसे हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। तो इन्हीं फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्चे लगते हैं उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल फैक्टर्स पे जो खर्चे लगे उन्हें हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, लेट्स टॉक ओवर हियर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट दो टाइप के होंगे। जो फिक्स फैक्टर्स पे लगे उसे, जैसे रेंट हो गया, तो उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, चाहे आप कितने भी यूनिट्स बना लो, यूनिट्स आप कितने भी बना लो, फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज। तो आप 0 बनाइए, 1 बनाइए, 10 बनाइए, 100 बनाइए, कितने भी यूनिट्स बना लो, इट विल रिमेन सेम। अगर ये 500 है तो ये 500 ही रहेगा एट ऑल लेवल्स, इट विल नॉट चेंज। तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, इसका ग्राफ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होने वाला है। यानी आप नीचे देखो, अगर 0 यूनिट बनाओ या 1 यूनिट बनाओ, या फिर आप 2 यूनिट्स, या फिर आप 3 यूनिट्स, या फिर 4 यूनिट्स, या फिर आप 400 यूनिट्स, कितने भी यूनिट्स बनाइए, वो तो 500 है तो 500 ही रहेगा। हर यूनिट पे इट विल रिमेन द सेम, एंड देयरफॉर ये जब आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो इसका एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है। शेप आपको याद रखना है, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। ओके, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिछले चैप्टर से कनेक्शन आएगा, तो अब हम लोग टीवीसी का ग्राफ देखेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो वेरिएबल वाला होता है ना, वेरिएबल क्या होता है, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करे। मतलब आपके जो प्रोडक्शन अगर 0 होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा, क्योंकि आपने कुछ बनाया नहीं तो खर्चा लगा नहीं। आप अगर थोड़ा सा प्रोडक्शन करेंगे तो ये भी थोड़ा सा लगेगा। आप अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा लगेगा। इट कैन बी लाइक, मान लेते हैं, चलो 1500 कुछ भी मान लेते हैं, अज्यूमिंग जस्ट रैंडम फिगर्स। ठीक है, तो कम बनाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, वैसे तो आपको शेप याद रखना चाहिए, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो इन्वर्टेड एस शेप होता है। बट मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूं पिछले चैप्टर से, कि पिछले चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है ये। पिछला चैप्टर में हमने पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, और इस चैप्टर में पढ़ेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट से ये कैसे कनेक्टेड है, एकदम उल्टा उल्टा, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट गो एकदम उल्टा उल्टा, उल्टा रिलेशन है। देखो, पिछले चैप्टर में हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक ग्राफ को उठाया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वहां पिछले चैप्टर में फास्ट बढ़ा था, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा था, इस चैप्टर में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, देखो पिछले चैप्टर में हमने फिर धीरे धीरे उसके बाद बढ़ाया था, डिक्लाइन करते हुए बढ़ाया था, इस बार हम लोग स्पीड में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब अभी हम लोग स्पीड में बढ़ाएंगे, राइट। ओके, एंड देन पिछले चैप्टर में हमने थर्ड स्टेज में इस ग्राफ को फॉल करवाया था। ठीक है, इस बार हम लोग ग्राफ को राइज करवाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो देखो, टीवीसी का ग्राफ जो है ना, ये एक्चुअली पिछले चैप्टर से कनेक्टेड आया। पिछले चैप्टर में जो ग्राफ था वो एस शेप था, आप देखोगे तो एस है ना, जैसे हम लोग, अब प्रॉपर एस तो बनेगा नहीं भाई, मतलब ग्राफ है ना, तो लेकिन ये एस आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते होंगे ये एस जैसा ही दिख रहा है ना, नीचे देखो ऊपर देखो, सबको समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाला एस शेप है, तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा इन्वर्टेड एस शेप। क्या होगा, इन्वर्टेड एस शेप, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। ओके, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ देते हैं, फिक्स्ड
एंड वेरिएबल दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज बेसिकली योर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस योर वेरिएबल कॉस्ट. दोनों को ऐड कर देने से टोटल कॉस्ट मिलता है. तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा हूं, आप इस स्टेज को देखना, जब मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये वाला स्टेज, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना येलो से, आप इसको देखो. जब हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है, तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है. जब हम लोग कुछ नहीं बनाते तो वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो. आप सिर्फ ये हाईलाइटेड पार्ट देखो, FC is 500 but VC is 0. तो 500 plus 0 will be 500. इसका मतलब at 0 यूनिट, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है? तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना. हाँ, जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा अपना आइडेंटिफाई कर लेना कहाँ यहाँ से लिखा है. बट जो लोग नोट से पढ़ रहे हैं सब कुछ आपको एक जगह में दिया होगा. आई थिंक देखो ये नोट्स का ही कटआउट है, तो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है? ये देखो ये वाला लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ. जो जो इंपॉर्टेंट है सब गिवन है, ठीक है? ज्यादा हेडेक नहीं लेना है और टाइम बचाना है. मेन बात है कि टाइम बचाना है. देखो यहाँ पे एट जीरो यूनिट्स, ये सब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है? कि एट 0 यूनिट्स टीसी विल ऑलवेज बी इक्वल टू टीएफसी, ठीक है? ये आपको ट्रू फॉल्स पे भी पूछ सकते हैं, या फिर ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं. तो आपको अटेंटिव रहना है. मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है? और बस आपको जितना मैंने नोट्स में दिया है ना, बस उतना करना है, ठीक है? आपको एक भी मार्क्स लॉस नहीं होगा, ठीक है? एवरीथिंग इज कवर्ड. तो अब देखो ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, ये टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा. टीसी विल स्टार्ट जस्ट लाइक टीएफसी फ्रॉम अ हायर लेवल. जैसे वो 500 से स्टार्ट हुआ ना, तो ये भी 500 से ही स्टार्ट होगा. बट उसके बाद आप अगर टीएफसी को देखो ना, तो टीएफसी तो चेंज होता नहीं है. लुक एट दैट टीएफसी. टीएफसी का चेंज हुआ, वो तो 500 था बट 500 ही रह गया. इसका मतलब नाउ ये जो है ना, ये टीएफसी, ये तो चेंज होगा ही नहीं. इसका मतलब अब जो भी टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वो किसके वजह से आएगा? वो आएगा टीवीसी के वजह से. नाउ व्हाटएवर चेंज विल बी इन टोटल कॉस्ट दैट विल बी ड्यू टू टीवीसी. तो स्टार्टिंग तो होती है इसकी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, बट बिहेवियर इसका फिर रहेगा टीवीसी जैसा. तो इसका भी ग्राफ जो है वो टीवीसी के जैसा ही रहेगा, ठीक है? तो दिस इज टोटल कॉस्ट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम टीएफसी लेवल बट देन इट बिहेव्स लाइक टीवीसी. तो दिस वाज ऑल अबाउट टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो जितना इंपॉर्टेंट है मैंने सब दे रखा है, ठीक है? ऑल शेप्स एंड ऑल ये मैंने लिख रखा है. इसका भी शेप इन्वर्टेड एस होगा, ठीक है? क्योंकि इसका बिहेवियर वेरिएबल जैसा ही है, तो इसका भी शेप इन्वर्टेड एस होगा, ठीक है? आई होप, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली अबाउट टोटल कॉस्ट. हाँ, फॉर्मूला आप खाली इतना भी अगर याद रख लिए, ये फॉर्मूला भी अगर आपने याद रख लिया, तो बाकी आप तो खुद ही बना लोगे इधर उधर करके फिर बाकी, ठीक है? इन तीनों में से दो भी वैल्यूज गिवन है तो आप तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? नाउ लेट मी टेक यू टू द एवरेज कॉस्ट. अब देखो आपको एवरेज कोई सा भी निकालना हो, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ले लो, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो. अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लो एंड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो. अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो आप टोटल कॉस्ट ले लो, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो. या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो, एवरेज फिक्स्ड प्लस एवरेज वेरिएबल, दैट विल बी योर एवरेज कॉस्ट, ठीक है? कभी कभी बुक्स में या मेरे नोट्स में भी आप देखोगे, क्योंकि बुक में भी लिखा रहता है तो मैं भी अपने नोट्स में कर दिया हूँ कि एस लिखा रहता है सामने. एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इसे कहते हैं, ठीक है? चलिए अब थोड़ा इनकी भी शेप की बात कर ले. तो वहां पे क्या क्या शेप हमने पढ़ा? वहां पे हमने पढ़ा, एक पढ़ा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये पहला वाला पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बाकी दोनों इन्वर्टेड एस शेप, ठीक है? शेप आपसे पूछ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होगा तो यही सब पूछेगा. ओके, अब मैं आपको एएफसी की ग्राफ पे लेके चलता हूँ ना. एएफसी कैसे आता है? टीएफसी के थ्रू. तो टीएफसी के बारे में मैं पहले कुछ बात करता हूँ. टीएफसी जो है यानी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जीरो पे कितना है? 500, राइट? जीरो पे 500 है, और आप कितना भी यूनिट्स बनाते जाइए ये तो 500 ही रहेगा. दिस विल रिमेन 500, ठीक है? तो एवरेज आपको अगर निकालने दिया जाए, एवरेज, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है? अभी मैंने आपको बताया, जिसका एवरेज निकालना है टेक द टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, टेक द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी.
तो टोटल फिक्स कॉस्ट 500 है, डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, ठीक है। देन 0 मत बोल देना, ठीक है, 500 बाय 0 0 नहीं होता, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। 500 by 1 will be 500, then 500 by 2 will be, अच्छा यहाँ एक रह गया क्या, 500 by 2 will be 250, 500 by 3 will be 166.67, 500 by 4 will be 125 and 500 by 5 will be 100। तो आप एक चीज बताओ, इसमें आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, खुद से बताओ, ठीक है, मेरे बताने से नहीं होगा, आप खुद से बताओ इसमें आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, जोर से बोलो, क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, वैल्यूज फॉल हो रहे हैं, राइट, वैल्यूज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली। तो एएफसी का ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा? एएफसी का ग्राफ पहली बात तो पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा, मतलब यूनिट 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पे कितना है वो तो अनडिफाइंड है, तो वो तो हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा नहीं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1, तो जहां से भी स्टार्ट होगा पॉइंट 1 पे 500 से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से इट विल कीप ऑन फॉलिंग, इट विल कीप ऑन फॉलिंग, और वो गिरता जाएगा, कभी 0 होगा क्या? इट विल नेवर बिकम 0, ये कभी भी गिर के 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है, नेवर एवर इट कैन बी 0, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो शेप है, इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को क्या बोला? इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस कर्व को कहते हैं जिसके नीचे आप कितनी भी रेक्टेंगल्स बना लीजिए, जैसे देखो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, थोड़ा अच्छा रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, मैं इसको शेड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं, चलो अलग कलर से बनाते हैं, लेट्स टेक दिस एज अ रेक्टेंगल, तो ये मैंने एक और सेकंड रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो रेक्टेंगल्स बनाए, आप और बना सकते हैं, ठीक है। सारे रेक्टेंगल्स के एरिया सेम आएंगे, ऑल द रेक्टेंगल्स विल हैव सेम एरिया। ऐसा जब होता है ना कि किसी कर्व के नीचे all rectangles have the same area, area मतलब length into breadth, मैथ्स में पढ़ा है क्लास 7 में, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कर्व्स को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? ऐसे कर्व्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने अपने सिलेबस में और कहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है? ठीक है, देखो ये जो है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में सारी बातें यहाँ पे लिख के दी हुई है, ठीक है, वो तो यहाँ पे बताया गया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने अपने सिलेबस में और कहाँ पे देखा है? ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब काउंसिल ने अपना पैटर्न बदला है, क्वेश्चन इस बार बहुत अलग टाइप के सैंपल पेपर में दिया है उन्होंने, ठीक है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग्स को टेस्ट करेगा। तो अब वो पुराना जमाना चला गया जहाँ पे आप बस चीजों को देखते थे, पढ़ते थे और चले आते थे एग्जाम देने। अगर आप वैसे करके अभी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, मेहनत ज्यादा लगेगा और मार्क्स कम आ जाएंगे फिर। तो यही सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट की जाएगी। अभी मैं आज सुबह ही आपका सैंपल पेपर देख रहा था, लेटेस्ट वाला, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे बढ़ा दिए हैं, एंड नाउ अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपने क्या समझा वो आपसे टेस्ट किया जाएगा। तो आप बताओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा दिखता है, ठीक है। आपने ऐसा शेप और कहाँ देखा है? यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व में, लिख के रखना, ठीक है, लिख के रखना, बुक में नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। ऐसे लिंक किए हुए 4 चैप्टर पीछे से जाके इस चैप्टर में लिंक करके ऐसे आपको बुक में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये तो है ही, एएफसी का कर्व तो होता ही है, एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्लस यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व, नॉट ऑल डिमांड कर्व्स, ओनली यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व। ये दो डिमांड कर्व है हमारे सिलेबस में जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कनेक्ट कर करके आपको पढ़ना है,
ठीक है, जमाना बदल गया है, क्वेश्चन पैटर्न बदल गए हैं। अभी आप पहले जैसा मेहनत करके जाएंगे तो एग्जाम में बहुत सक्सेस नहीं मिलेगा। नाउ यू हैव टू लिंक थिंग्स, ठीक है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर इधर उधर सब मिला जुला कर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये था एएफसी का कॉन्सेप्ट। अब जो बाकी 3 ग्राफ बच गए, देखो बाकी 3 मतलब देखो क्या क्या ग्राफ हमें देखना था। हमें देखना था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमने देख लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमने देख लिया, टोटल कॉस्ट, इसे भी हमने देख लिया, ये था टोटल के बारे में। फिर हमें देखना था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमने देख लिया। अभी एवीसी देखना है, एसी देखना है, और एक मार्जिनल कॉस्ट देखना है। तो ये तीनों पेंडिंग है। कोई खास वजह? हाँ, वजह ये है कि ये तीनों ही ग्राफ एक ही शेप के होते हैं। देखो एग्जाम में बस आपसे जो पूछेगा मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको ये तीनों ग्राफ का एक ही शेप होता है, और वो होता है यू शेप, ऑल 3 ऑफ देम। अब एग्जैक्ट यू मत बना देना, बट ये थोड़ा इस टाइप का होता है, ऑल 3 ऑफ देम आर यू शेप। एग्जाम में पूछेगा क्या? एग्जाम में एक तो आपसे पूछ सकता है शेप बताओ इन तीनों का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या पूछ सकता है आपसे, क्योंकि हमें वही कवर करना है जो जो पूछ सकता है। तो फोकस यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले दे कैन आस्क यू शेप, कि इन तीनों का शेप कौन सा है। सेकंड दे कैन आस्क यू द रीजन, ऐसा शेप का रीजन क्यों है, ठीक है। थर्ड दे कैन आस्क यू कि थोड़ा डिटेल में बताओ रीजन को, या शेप को थोड़ा डिटेल में समझाओ, तो एक डिटेल पूछ सकते हैं। एंड फोर्थ दे कैन आस्क यू डायग्राम, ठीक है। इससे ज्यादा चीज नहीं पूछेगा, 4 चीज वो लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शेप एंड द रीजन, ठीक है। बाकी डिटेल एंड डायग्राम वो कैसे करना है वो बताता हूँ। तो मैं नोट्स पे आ जाता हूँ एक बार के लिए, और नोट्स में आई हैव टू कम टू पेज नंबर 3, यस पेज नंबर 3। देखो इसमें ना और ऐसे तो 4 पेजेस का नोट्स है, बट उसके बाद ना मैंने जितने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू के जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जितना भी आपका पुराने साल में क्वेश्चंस आया है, ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहाँ सोल्यूशन के साथ दे रखा है आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो भी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, तो आपको बस इससे ही पढ़ना है, यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको करना होगा इसके बाद, वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज, देखो मैं तो आपको बेसिक लेवल का पढ़ा दे रहा हूँ, इनफैक्ट बेसिक से भी इतना ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इधर उधर हर चैप्टर से कनेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक से तो नो डाउट मैं हायर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ग्राफ रिलेटेड ना, ग्राफ रिलेटेड जो लोगों ने भी कोर्स लिया है उनको एक सेगमेंट दिखेगा क्रैश कोर्स का। उस क्रैश कोर्स में पार्ट 1 में जब आप जाओगे ना, क्रैश कोर्स के पार्ट 1 में, तो आपको वहां एक वर्कबुक कोर्स मिलेगा। 6 वीडियोस है उसमें, 6 वीडियोस, और एक वर्कबुक भी है, ठीक है, जो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। वर्कबुक भी है एंड 6 वीडियोस है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे ग्राफ्स कवर्ड है। नॉट जस्ट ग्राफ, उस ग्राफ से रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप्स आते हैं ना, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ भी, तो ग्राफ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ग्राफ से रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स है, ग्राफ से रिलेटेड जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने पूरा ग्राफ बेस्ड वहां पे 6 वीडियोस डाले हैं, लगभग 5 आवर्स का है। एक वर्कबुक आपको मिलेगा, उसे आपको पूरा करना, मतलब यहां से तो आप नॉलेज ले रहे हैं, नोट्स काफी है, देखो नोट्स ना 100% कवर कर रहा है, नोट्स 100% कवर कर रहा है आपके सिलेबस को, लेकिन आपका काउंसिल जो है ना एक कदम आगे बढ़ गया। आपका काउंसिल बहुत चीजों को कनेक्ट, रिकनेक्ट ऐसे कर करके पूछेगा। जैसे अभी मैंने बताया ना, एएफसी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो वो भी तो होता है यूनिट इलास्टिक ग्राफ ऑफ डिमांड, वो भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आपको ऐसे कनेक्ट करके पूछ सकता है, ठीक है, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट किया जाएगा। तो ये हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एग्जैक्टली एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। अब सीधा सीधी क्वेश्चन आएगा नहीं, वो आप सैंपल पेपर में देख सकते हैं, इट्स अ वेरी ओपन टॉक, ठीक है। तो वो 6 वीडियोस आप वहां से कवर कीजिएगा, ठीक है। उसमें नॉर्मल से थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का ग्राफ करवाया है, उसमें ग्राफ बनाने की टेक्निक सिखाई है, और उसमें क्रॉस कनेक्शन बिटवीन द चैप्टर्स वो आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू दिस एंड ये करने के बाद आप वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ आपको पूछेगा क्या, देखो एग्जाम में ये 3 ग्राफ के बारे में आपको पूछा जाएगा, ये 3 ग्राफ्स के बारे में दे विल टेल यू कि बताओ इन ग्राफ का शेप क्या है, या फिर वो खुद ही पूछ देंगे कि ये तीनों तो यू शेप के होते हैं, आप बताओ ये यू शेप के क्यों होते हैं, तो आप क्या लिख कर आएंगे।
आप पिछले चैप्टर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले चैप्टर से कनेक्शन है इस चैप्टर का। आप पिछले चैप्टर में जो लॉ पढ़े थे ना, उस लॉ का नाम लिखना है आपको। लिखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या लिखना है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको बताना है कि यू शेप क्यों है, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बहुत कुछ आ गया ना, थोड़ा मिटा देते हैं। देखो, आपको बताना है कि एबीसी कर्व या फिर AC कर्व या फिर MC कर्व, ऑल ऑफ देम आर यू शेप। वाई? एक तो आपको बताना है नंबर वन चीज कि वो लोग यू शेप होते हैं। नंबर टू आपको बताना है वाई। तो वाई का आंसर आप लिखेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो आपको बस इस लॉ का नाम लिख देना है, ठीक है। मैंने सैंपल पेपर में देखा 1 मार्क का पूछ रहा है, ठीक है, बट एग्जाम में हो सकता है 2 मार्क्स का पूछ दे। तो अगर 2 मार्क्स का पूछ देगा तो आप इसमें एक और चीज बताएंगे, वो है डिटेल। डिटेल में क्या बताएंगे? शेप बताएंगे। आप बताओगे कि पहले ये ग्राफ गिरता है, फिर ये ग्राफ उठता है। तो आप बोलोगे कि एट फर्स्ट it is negatively sloped, and then it is positively sloped. ठीक है, तो एक आप बता देंगे कि ये पहले नेगेटिवली स्लोप होता है, फिर पॉजिटिवली स्लोप होता है, वही ग्राफ का शेप बता देंगे। एंड थर्ड, अगर 3 मार्क्स का आया तो आप फिर डायग्राम भी दे देंगे। ये मैंने आपको डायग्राम दिया है यहाँ पे, ऐसे आप डायग्राम बता देंगे। इससे बाहर का आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे बाहर का आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने जो नोट्स में कवर किया वो यही सब चीजें कवर की और जो है सब लिख कर दे दिया। एक चीज बचा रह गया है, ओनली एक चीज बचा रह गया है, वो है AC एंड ABC। AC एंड ABC, ठीक है, इन दोनों के बारे में एक डिस्कशन बचा रह गया। देखो, दोनों ही यू शेप होते हैं, वो अभी हमने देखा, दोनों ही यू शेप होते हैं। बट AC जो होगा, क्योंकि AC दो चीजों से मिलकर बनता है। AC जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला करके बनता है। देयरफॉर ABC से ऊपर बनता है AC का ग्राफ। एवरेज कॉस्ट आप ऊपर बनाओगे, एवरेज कॉस्ट आप ऊपर बनाओगे, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप नीचे बनाओगे, ठीक है, नीचे बनाओगे। बट द गैप बिटवीन द टू वो आप कम करते जाना, ठीक है। इन दोनों में जो गैप है ना, वो गैप आप कम करते जाना, बट दे विल नेवर मीट। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ABC तो यहाँ भी है, ABC तो यहाँ भी है, तो फर्क क्या रहा? AFC। इन दोनों में फर्क है AFC का। इसका मतलब ये जो गैप आपको दिख रहा है ना इनके बीच में, ये जो गैप यू आर सीइंग, ये गैप क्या है? AFC। और AFC का ग्राफ हमने कैसा देखा था? ऐसा लगातार गिरता रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये लगातार गिरता रहता है। तो AFC कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, देयरफॉर इनका जो गैप है वो कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। But AFC can never be zero, therefore the graph can also never meet each other, ठीक है। वो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया है, हाईलाइट करके दिया है, सो दैट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो एक बार हम लोग कंटेंट को थोड़ा अच्छे से सम अप करते हैं। सो हमने TFC देखा, ध्यान से सुनना, ध्यान से फोकस बना के सुनना। हमने TVC देखा और हमने TC देखा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार में बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो वीडियो पॉज कर दो, आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग। तो 2 बार देखना वीडियो, बैक करके देखना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। यू डोंट नीड टू कंप्लीट द वीडियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अरे बाप रे बहुत चीजें एक साथ सुनाई दे रही है, ठीक है, बहुत चीजें एक साथ पढ़ने को मिल रहा है, अब क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वैसे ही लिंक्ड है। पहले के जमाने में होता तो सब अलग अलग बैठ के पढ़ाते, आपको भी बहुत अच्छा लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता, कम बातें बोलनी पड़ती, ठीक है। बट अब जमाना बदल गया है, तो मुझे भी ज़्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर इधर उधर से लिंक करना पड़ रहा है, ठीक है, और आपको भी वैसे समझना पड़ेगा, बट वी कांट हेल्प इट, राइट। तो चलो, नेक्स्ट हमने ये देखा था। तो अगर आपको ज़्यादा लगे ना तो आप थोड़ा पॉज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पॉज ले लो। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, वीडियो कंप्लीट करना हमारा एम नहीं होना चाहिए कि वीडियो कंप्लीट कर लिया, 2x पे कंप्लीट कर लिया, 1.5x पे, क्या मिलेगा वो करके, ठीक है।
कॉन्सेप्ट समझना वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर 2 घंटे लगा दिए बट कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन वीडियो को 2x पे चला दिया और टाइम बचा लो। वो टाइम बचा के क्या करोगे? ठीक है, मेन है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो हमने क्या क्या शेप्स पढ़े, टीएफसी क्या होता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी क्या होता है? इन्वर्टेड एस शेप, इन्वर्टेड एस। टीसी ऑल्सो इन्वर्टेड एस। ठीक है, एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, right? AVC, AC and MC, all of them U shape, all three of them U shape. Now आपको अगर रीजन पूछेगा तो आप ये दोनों को छोड़ के, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ के, फॉरगेट अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट, इनको भूल जाओ और इनको भूल जाओ, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी का भी रीजन पूछा कि यू शेप क्यों है, इन्वर्टेड एस शेप क्यों है, तो आप एक कॉमन आंसर लिखोगे, क्यों है शेप? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, बस इतना आपको करना है। फिक्स्ड कॉस्ट पिछले चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट का अपना लॉजिक है कि वो बदलता नहीं है, दैट इज व्हाई वो उसकी शेप ऐसी है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट सेट ऑफ ग्राफ्स। अब एक ग्राफ बचा है यहाँ पे जो मैं अभी आपको कराता हूँ। आपको अगर ब्रेक लेना तो ब्रेक लेके करना। दिस इज द लास्ट ग्राफ जो कॉस्ट चैप्टर का है, इसके बाद रेवेन्यू चैप्टर पे चलेंगे। ओके, सो जो लास्ट कॉस्ट का ग्राफ हमें पढ़ना है वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इनका रिलेशनशिप पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, और मैंने आपको अभी इस चैप्टर में बताया कि प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट उल्टा उल्टा चलते हैं, इनवर्सली रिलेटेड है। तो जैसा हमने पिछले चैप्टर में मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था, अभी जस्ट उल्टा उसका हमें पढ़ना है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को लेके। देखो पिछले चैप्टर से कनेक्ट करते हैं, तो मैं रेड लाइन ले लेता हूँ मार्जिनल के लिए। तो ये देखो मार्जिनल पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले बढ़ता है फिर घटता है एंड फिर नेगेटिव हो जाता है, दैट वाज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो था इन्वर्टेड यू, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड यू। यहाँ पे क्या रहेगा? सीधा यू। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। समझ रहे हो कैसा लिंक है? ठीक है, वो इन्वर्टेड यू, इससे आपको ग्राफ बनाना भी इजी हो जाएगा कि आप एक ग्राफ सीख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा दूसरे वाले में बस उल्टा करना है। दिस इज हाउ इट विल बी मेड सिंपल। ठीक है, आई डोंट नो आपके स्कूल टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि नहीं, बट दिस इज अ लिंक। ठीक है, अच्छा फिर एवरेज का देखो, एवरेज प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रोडक्ट। हमने कैसे पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट हमने ऐसा पढ़ा था कि एवरेज प्रोडक्ट पहले राइज करता है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट पहले एक लेवल तक राइज करता है as long as marginal product is above। आप सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ पे ध्यान दो, as long as marginal is above, as long as red line is above, the blue line will increase। तो नीचे में क्या करेंगे? as long as marginal is below, the blue line will decrease। आप देख रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में एक ही काम कर रहे हैं, उल्टा उल्टा बट। ठीक है, वहां पे एवरेज विल इंक्रीज जब तक मार्जिनल ऊपर है, यहाँ पे एवरेज विल डिक्रीज जब तक मार्जिनल नीचे है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा इजी होगा। एमपी इज अबव, तो एवरेज विल इंक्रीज, राइट। इसका उल्टा एमपी इज बिलो, तो एवरेज विल डिक्रीज। फिर क्या होता था वहां पे ऊपर वाले में, क्या होता था? फिर दोनों सेम हो जाते थे, एमपी इज इक्वल टू एपी, ये वाले पॉइंट पे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आप लिखा है शॉर्ट रन मार्जिनल एंड एसएसी लिखा है शॉर्ट रन एवरेज, एक ही बात है, आप एस लिखो या ना लिखो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। थर्ड पॉइंट वाज व्हाट? थर्ड पॉइंट वाज जब मार्जिनल इज बिलो, इफ एमपी इज बिलो, एपी विल फॉल, एपी विल फॉल। ठीक है, तो इसके बाद एपी फॉल होता था, और यहाँ पे मार्जिनल इज बिलो, तो यहाँ पे मार्जिनल इज अबव, एमसी इज अबव, जस्ट उल्टा उल्टा करना है। तो वहां पे क्या था? एपी फॉल, यहाँ पे एसी विल राइज, जस्ट उल्टा उल्टा करना है, जस्ट उल्टा उल्टा करना है। ठीक है, ऐसे उठा देना है,
ये आपका एसी कर्व हो गया। तो जस्ट उल्टा किया है मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। मैं कॉस्ट का ग्राफ रट के नहीं बैठा हूँ, मुझे पता है कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का, और कॉस्ट में मैं जस्ट उल्टा काम कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू में बहुत ज्यादा बातें नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ये सारी बातें रिपीट होंगी और वहां पे फिर से आएगा। तो ध्यान से समझो, इसे हम दो फॉर्म्स में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। डेप्थ में चैप्टर 9 में हम लोग वी विल डिस्कस मोर फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। जब चैप्टर करेंगे तो थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, बट राइट नाउ आपको बस इतना समझना है कि मार्केट दो टाइप का होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पे एक फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है। फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर उसे कहते हैं जो कि मार्केट में जो दाम चल रहा है ना उसी दाम में वो बेचेगा। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू हमें तब होता है जब वी आर सेलर्स। तो अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, अभी कॉस्ट नहीं लग रहा है, प्रोडक्शन हो चुका, अब हम लोग बेचेंगे। एंड बीइंग अ प्राइस टेकर, अभी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे हम लोग प्राइस टेकर होते हैं। वी डोंट सेट आवर ओन प्राइसेस, वी टेक द प्राइस, व्हाटएवर इज द प्राइस करेंटली इन द मार्केट, वी विल टेक द प्राइस। तो हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, हमारे सारे यूनिट्स 10 रुपए पे ही बिकेंगे। तो लेट्स से अगर हम 10 रुपए पे एक यूनिट बेचते हैं, आई अर्न 10 रुपीज। इफ आई सेल 2, I'll earn 20. If I sell 3, I'll earn 30 and 40 and so on. तो आप देख सकते हैं कि टोटल का ग्राफ जो है एकदम स्टेडीली एक ही स्पीड में बढ़ रहा है। जब हम लोग कुछ नहीं बेचेंगे उस टाइम जीरो पे रहेंगे, और फिर जब बेचना शुरू करेंगे तो हमारा ग्राफ एकदम स्टेडीली उठेगा 45 डिग्री के एंगल पे। ये होता है टोटल रेवेन्यू। एवरेज कैसे निकलता है? कभी भी एवरेज निकालना हो तो टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल इज 10, क्वांटिटी इज 1, आंसर आएगा 10। टोटल इज 20, क्वांटिटी इज 2, तो आंसर आएगा अगेन 10। टोटल इज 30, क्वांटिटी इज 3, तो अगेन 10 एंड अगेन 10। तो आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यानी यूनिट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट इट। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल सेम रहा यहाँ पे। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। तो ये सब चीज की भी मार्किंग साथ साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। जिनके पास नोट्स है, नोट्स में सब गिवन है, बट जिनके पास नहीं भी है तो ये सब आप मार्किंग बना सकते हैं, अपने लिए नोटिंग बना सकते हैं। मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता है टोटल में कितना चेंज आया। मार्जिनल का मीनिंग होता है, चाहे आप मार्जिनल यूटिलिटी की बात करो, चाहे आप मार्जिनल प्रोडक्ट का बात करो, चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट का बात करो, या आप मार्जिनल रेवेन्यू का बात करो, आप जब भी मार्जिनल का बात करते हैं तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल। तो देखो, पहले आपने कुछ बेचा नहीं, जब आप 0 यूनिट बनाए थे, जब आपकी यूनिट 0 हुई थी तब आपकी रेवेन्यू भी 0 थी। जब आपने पहला बनाया, पहला यूनिट बेचा, तब आपका रेवेन्यू 10 हुआ, तो चेंज इज 10। देन 10 से नेक्स्ट चेंज कितना आया? 20, सो अगेन आप 10 से चेंज किए, 10 से 20 गए तो 10 से चेंज आया। देन 20 से 30, तो अगेन 10 का चेंज आया। देन 30 से 40, अगेन 10 का चेंज आया। तो मार्जिनल भी सेम है, इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, मार्जिनल एंड एवरेज सब सेम होते हैं। आप कितने भी यूनिट्स बेचो, जीरो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4, कितने भी यूनिट्स बेचो, आपकी रेवेन्यू जो है वो 10 ही रहेगी। इफ दिस इज 10, तो वो 10 ही रहने वाला है, ठीक है। नाउ वैसे तो जीरो पे आपका कोई रेवेन्यू होना नहीं चाहिए, बट अपने क्या है ना, क्लास 12 स्टैंडर्ड में बुक्स में आप देखोगे कि ये ज्वाइन करा देता है। ज्वाइन करा दिया मतलब जीरो पे भी 10 ही हो गया, ठीक है। वैसे ये टेक्निकली गलत है, बट बुक्स में चलता है, मतलब 11-12 स्टैंडर्ड में चलता है, ठीक है। अदरवाइज आपका डायग्राम एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि जीरो पे आपका कोई रेवेन्यू होता ही नहीं है। तो इसीलिए जीरो पे अगर आप इस लाइन को मिला देते हैं ना, तो मैथमेटिकली रॉन्ग है, कॉन्सेप्चुअली भी रॉन्ग है, बट 11-12 स्टैंडर्ड में चलता है। आप देखोगे आपके बुक में भी किया हुआ है, काउंसिल खुद करता है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना देना। तो ये आपका एमआर का, और यही आपका एवरेज रेवेन्यू का भी लाइन है। टोटल रेवेन्यू ऐसे बनेगा, बाकी दोनों वैसे बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। अब हम लोग इम्परफेक्ट देखेंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो मार्केट चेंज हो रहा है, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं। व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप जब भी ज्यादा बेचना चाहेंगे, आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो आपको हो सकता है वो खुद ही शेड्यूल दे दे और बोले आइडेंटिफाई करो मार्केट कौन सा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, जैसे पिछली बार में नहीं हो रहा था, तो वो परफेक्ट कंपटीशन था। अगर प्राइस चेंज हो रहा है, पहली बार में आप 10 रुपए में बेच रहे हो, बट दूसरी बार बेचना है तो 9 करना पड़ रहा है, तीसरी में बेचना है तो 8 करना पड़ रहा है, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, मतलब आपको प्राइसेस बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं, कम करने पड़ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें आपका रेवेन्यू कैसे आएगा? देखो, आपने एक बेचा 10 रुपए का तो 10 रुपीज का रेवेन्यू आएगा, दो बेचा 9 रुपीज का तो 18 का रेवेन्यू आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस एंड यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है। तीन बेचा 8-8 रुपए करके तो 24, चार बेचा 7 करके तो 28, देन 30, देन 30, देन 28, देन 24, ठीक है, और ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। फ्री में कभी नहीं बेचेंगे, जीरो पे कभी नहीं आएगा, राइट? ओके, दैट्स इट। चलो, अब एक बार एवरेज को देखते हैं। एवरेज फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, फॉर्मूला वही है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। ये आपका क्वांटिटी है एंड ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। सो यू विल गेट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। सो बेसिकली हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्राइस एंड एआर अगेन सेम है, पिछली बार भी सेम थे एंड दिस टाइम आल्सो दे आर सेम, ठीक है। सो दिस टाइम अगेन प्राइस एंड रेवेन्यू एवरेज वाला दोनों सेम है, ठीक है। ओके, मार्जिनल की बात करते हैं, तो देखते हैं मार्जिनल कितना हो रहा है, चेंज इन टोटल। तो पहला 10, ठीक है। देखो, एट फर्स्ट यूनिट, ये आप बात लिख कर रख सकते हैं, एट फर्स्ट यूनिट, जब आप फर्स्ट यूनिट सेल करते हैं ना, कोई भी मार्केट हो, टोटल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या सम के लिए नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। वैसे जो वर्कबुक कोर्स में मैंने सम कराया तो उसमें ये सब आपको वहां पे लिखवाया है, ठीक है, बट आप अभी भी लिख के रख सकते हैं, और जिनके पास नोट्स है तो उसमें लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल होता है चेंज इन टोटल। तो देखो, टोटल कितने से चेंज हो रहा है? 10 से 18 गए तो 8 का चेंज आ रहा है, 18 से 24 गए तो 6 का चेंज आ रहा है, 24 से 28 4। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे मार्जिनल में कि अब मार्जिनल इन लोगों के बराबर नहीं रहा। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल वाज इक्वल टू एवरेज एंड प्राइस, बट यहाँ पे मार्जिनल अपने आप को अलग कर चुका है ग्रुप से, वो अब प्राइस और एवरेज रेवेन्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि मार्जिनल 3 पार्ट्स में है। वो पहले पॉजिटिव है, फिर वो जीरो हो जा रहा है एंड फिर वो नेगेटिव भी हो रहा है, वो 3 पार्ट्स में है। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि मार्जिनल राइट थ्रू आउट डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन तो खैर एवरेज भी कर रहा है और डिक्लाइन प्राइस भी कर रहा है, तीनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, बट मार्जिनल को कुछ ज्यादा ही तेजी है। मार्जिनल डबल रेट से डिक्लाइन हो रहा है, एवरेज एक एक करके कम होता है, मार्जिनल दो दो करके कम हो रहा है, यानी एवरेज से दुगना फॉल हो रहा है उसमें। ग्राफ कैसा बनेगा? टोटल का ग्राफ आप नोटिस करो, टोटल के ग्राफ को लुक एट टोटल, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है, आप देखिएगा कुछ पार्ट तक इंक्रीज तो हो रहा है, बट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। फिर 30 पे आने के बाद तो वो रुक जा रहा है, दो बार 30 हो गया एंड उसके बाद तो वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एवरेज सॉरी टोटल का ग्राफ कैसा बनेगा? टोटल का ग्राफ इट विल इंक्रीज धीरे धीरे, इट विल रीच 30 एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग। ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। एवरेज और मार्जिनल का क्या है? एवरेज जिधर से स्टार्ट हो रहा है, एवरेज इज फॉलिंग, एवरेज इज फॉलिंग, बट एवरेज विल नेवर बिकम जीरो। एवरेज तो आपका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एट 10, इट इज स्टार्टिंग एट 10, मान लो ये 10 है, और एवरेज वहां से फॉल होता है, बट वो कभी भी जीरो नहीं पहुंचेगा, वो गिरेगा बट वो कभी जीरो नहीं पहुंचेगा। मार्जिनल ऑन दी अदर हैंड शुरू तो होता है एवरेज के साथ, शुरू होता है एवरेज के साथ, बट वो ज्यादा स्पीड में फॉल करता है और वो जीरो भी होता है और वो नेगेटिव भी चला जाता है। तो ये हो गया मार्जिनल का ग्राफ। कुछ बुक्स में आप देखेंगे वो वाई एक्सिस में टच करा देते हैं, टेक्निकली गलत है बट चलता है, ठीक है, वो चलता है, नो प्रॉब्लम। मतलब ये जो मैंने अलग से दिखाया ना, इसको आप वाई एक्सिस में टच भी करा सकते हैं, 11-12 स्टैंडर्ड में चल जाता है, तो टेक्निकली गलत है बट चलता है, ठीक है। तो रेवेन्यू का ये रहा, ठीक है। नोट्स में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 4 मैंने पूरा रेवेन्यू का दिया है, पेज नंबर 4 उसको मैंने दो पार्ट में बांटा है।
आप देख सकते हैं एक साइड परफेक्ट, हेडिंग में देखो, हेडिंग में ब्लैक से लिखा हुआ है एक साइड परफेक्ट कंपटीशन है, एक साइड इम्परफेक्ट कंपटीशन है। ग्राफ मैंने यहाँ दे दिया है, टेबल से मैंने वहां समझा दिया है। कुछ पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो सब भी मैंने यहाँ पे दिया है, जो रिलेशनशिप्स आपको जरूरत है। कहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, कहाँ पे प्राइस इज ओनली इक्वल टू ए आर, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉल इन एम आर विल बी ट्वाइस, दुगना फॉल होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, डबल फॉल होता है इन मार्जिनल। तो जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने इसमें आपको बताया है। मार्केट को अभी हमने केवल दो हिस्सों में बांटा है, देखेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। अगला जो चैप्टर हम लोग देखेंगे उसमें इम्परफेक्ट मार्केट में भी डेप्थ में जाएंगे, एंड वी विल सी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वो सब डेप्थ में हम लोग देखेंगे। फॉर नाउ इतना काफी है इस चैप्टर के लिए, बट हाँ चैप्टर सारे लिंक में है, बीच में कुछ छोड़ना मत, जहां छोड़े तो आप आगे का पूरा समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करें। आपको जो भी इश्यूज अगर आए तो वीडियो को रिप्ले करके देखो, बार बार देखो, एक बार देखने वाली चीज नहीं है ये सब, ठीक है। तो खास करके जो बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी पे टोटली डिपेंडेंट है, उनको तो कम से कम 2 से 3 बार देखना चाहिए। जो बच्चे ट्यूशन में पहले कर रखे हैं कहीं पे, तो उनको जस्ट एक एक बार देखने से भी हो जाएगा, अगर आपका ट्यूशन में अच्छे से हो रखा है तो। बट दोज हु आर ओनली डूइंग सेल्फ स्टडी, स्टडीइंग फ्रॉम नोवेयर एल्स, तो आपको 2 से 3 बार ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। दोज हु आर टेकन द कोर्स, आप कम से कम वो ग्राफ वाला जो वर्कबुक है उसको कंप्लीट करना, उस 6 वीडियोस को कंप्लीट करना। नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। तो इससे आपका प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जिस लेवल का क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे। वर्कबुक को अच्छे से सॉल्व करो, जितना जल्दी करोगे उतना आपको एग्जाम में फायदा होगा। डिले करोगे, दिसंबर जनवरी में जाके अगर आप करेंगे तो फिर आपको हड़बड़ हो जाएगी एंड आप खुद पैनिक करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम, यू शुड डू इट, ठीक है। वी विल मीट वेरी सून, वी आर गोइंग टू डू 2 मोर वीडियोस ऑफ माइक्रो, एक आएगा आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट और एक आएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो 2 वीडियोस और आएंगे और हमारा माइक्रो खत्म हो जाएगा, 40 मार्क्स का इको का पोर्शन विल बी ओवर, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, ये आप जरूर वीडियो में बताइएगा। इफ यू फील कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो पा रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको हेल्प हो पा रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून।